देखिए, आपने एकदम सही पढ़ा। यूक्रेन विल बिकम नेक्स्ट हिरोशिमा। एक्चुअली रसिया यूक्रेन वार पर हालत कुछ ऐसा कम्प्लेक्स बन चुका है, मिड ईस्ट की तरह यहाँ पर भी सारी घटना अनप्रिडिक्टेबल बनते जा रहा है। अब देखो रिसेंटली क्या क्या घट रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो। सितंबर 1 150 यूक्रेनियन ड्रोन रसिया की कैपिटल मॉस्को पर जाते हैं, अटैक दाग देते हैं। आफ्टर दैट 6 सितंबर यूक्रेनियन आर्मी क्या करते हैं, यूक्रेन का सुमी रीजन से जाके रसिया का कार्सिक रीजन की तरफ इन्वेजन कर जाते हैं। एंड आप सुन के हैरान हो जाओगे, इसी एरिया का लगभग 70 विलेजेस यूक्रेनियन आर्मी कैप्चर भी कर लेते हैं। एंड लगभग 2 लाख विलेजर्स को इन सारे विलेज से इवाकुएट करा जाता है। एंड साथ में यूक्रेनियन आर्मी लगभग 2000 रसियन आर्मी को प्रिजनर्स बना लेते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, यूक्रेन यहाँ पर अपना एक पावर ग्रेन दिखा रहा है। ठीक है, अब उसकी बात क्या हुआ, रसिया ने कीव एंड खार्किव पर 2 जगह पर 2 मिसाइल अटैक कर दिया। ठीक है, एंड उसके साथ वर्ल्ड मीडिया के सामने ऐसा कंडीशंस पर एक न्यूज आया, रसिया ने अचानक अपना न्यूक्लियर डिक्ट्रिन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पूरा दुनिया इसकी बात करने लग गया, जो क्या रसिया एक न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हो रहा है, मतलब रसिया क्या अपना न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के ऊपर यूज करने वाला है। एंड हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, अगर रसिया को न्यूक्लियर वेपन यूज करना है तो जियोपॉलिटिकली क्या स्टेप लेना होगा। मतलब ऐसा देखो, आप समझेंगे जो रसिया के मन क्या, पुतिन का मन क्या, एकदम दादागिरी दिखाया एंड न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया और यूक्रेन में मार दिया। ठीक है, ऐसा करोगे तो जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा गिर जाओगे, आपका जो एलाइज है वो आपकी साथ नहीं देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, इकोनॉमी डाउन होगा। ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसा अगर आप इंडिया को देख लो, तो इंडिया रसिया का इतना बड़ा एक एलाइज है, इतना बड़ा दोस्त है, तो इंडिया भी रसिया का निंदा करेगा, जो भाई आप कर क्या रहे हैं, चाहे मैं कितना भी बड़ा दोस्त हूँ आपका, पर आप ऐसा गलतियां करेंगे, आप ऐसे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस के ऑपोजिशन पर काम करेंगे, तो इंडिया भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो रसिया को भी अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करना है तो जियोपॉलिटिकली सोचना है पहले, तो क्या स्टेप लेना है रसिया को, जिससे रसिया अपने आप को जितना हो सके प्यूरिफाई कर सके। एंड सेकेंड, हैव देयर रियली एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर वार इन दिस कंडीशंस। मतलब जब ये वार 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, 2 साल 6 मंथ तक हो चुका है, और कुछ टाइम बीत जाएगा तो ये लगभग 3 साल बीत जाएगा रसिया यूक्रेन वार्स का। तो इतनी लॉन्ग टाइम जो वार चल रहा है, ये लॉन्ग टाइम वार चलने की बात क्या है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है भी जिससे रसिया न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वार डिक्लेयर कर सके। ठीक है, मतलब कुछ टाइम पहले बात हो रहा था जो आप सीज वार करा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या रसिया कर सकता है, क्या नहीं करेगा, क्या करने का कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, और अगर करना है तो कौन सा जियोपॉलिटिकल गेम रसिया को खेलना है। ठीक है, इन सारी चीजों को लेके आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। देखो, इन सारी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने से पहले हमें दोनों कंट्रीज का स्ट्रैटेजिकल स्टेप्स का पीछे छुपा हुआ रीजन को समझना होगा। चलो पकड़ लो यूक्रेन। देखो, इतने साल में यूक्रेन को अपने टेरिटरी पर डिफेंसिव फाइट करते हुए आप देख रहे हो, बट अचानक ये लोग एग्रेसिव हो गया, मॉस्को पर घुस के ड्रोन अटैक कर रहा है एंड कार्सिक रीजन पर कैप्चर कर लिया। तो इन सारी स्ट्रैटेजी के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहला एम्बिशंस नाटो एंड अमेरिका को इम्प्रेस करना। यूएसए की जनता रिसेंटली बोल रहा था, जिस वार के साथ हमारा कोई जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, इकोनॉमिकल कनेक्शंस नहीं है, सिक्योरिटी कनेक्शंस नहीं है, उस वार पर हम इतना ज्यादा फंड क्यों दे रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, जो यूक्रेन को इतना ज्यादा पैसा, डिफेंस इक्विपमेंट्स क्यों हम दे रहे हैं, क्या मिल रहा है वहां से हमें। ठीक है, एंड रिसेंटली इलेक्शंस कैंपेनिंग एंड एक डिबेट पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा यूक्रेन वार में फंडिंग के ऑपोजिशंस पर बात किया था, सो दैट जो बाइडेन जाने वाला है तो यूक्रेन कोशिश कर रहा है आने वाले ट्रंप की गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने के लिए। यूक्रेन दिखा रहा है, देखो आप मुझे जो फंड दिया है, हम ऐसे वेस्ट नहीं कर दिया, हमने कुछ करके दिखाया, हम रसिया के अंदर इन्वेजन कर गया, रसिया की जो कैपिटल है उसके ऊपर जाकर अटैक करवाया, मतलब रसिया को हम आंख दिखा रहा है। तो यूएसए को एंड नाटो को इम्प्रेस करने के लिए अभी की टाइम पे ये यूक्रेन का पहला स्टेप है। अभी देखिए दूसरा क्या स्ट्रैटेजिकल रीजन है। पहला रीजन तो ये है,
जो एक बात समझ में आ चुका है सबको, जो ये वार को सीज फायर कराना होगा, क्योंकि वार लगभग 3 साल होने लग चुका है मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। ठीक है, एंड इंडिया के अंदर सीज फायर करने का बात किया जा रहा था कुछ दिनों से, जो इंडिया एक समिट ऑर्गेनाइज करे, पीस समिट ऑर्गेनाइज करे, वहां पर मिस्टर पुतिन को इन्वाइट करे, मिस्टर जेलेंस्की को इन्वाइट करे एंड दोनों की बात सुनते हैं एंड सीज फायर करवा देते हैं। ठीक है, इस प्लानिंग के बारे में बात किया जा रहा था। तो अभी के टाइम पे यूक्रेन चाहता है, यूक्रेन जितना ज्यादा रसिया के अंदर इन्वेजन कर लेगा उतना ही ज्यादा यूक्रेन का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। मतलब आप मुझे वो दे दो तो मैं ये दे दूंगा। ठीक है, मतलब रसिया ने यूक्रेन के अंदर जितना पार्ट कब्जा लिया, यूक्रेन मांगेगा जो आप मुझे वो पार्ट दीजिए, जो आपने कब्जा लिया वो दीजिए, तब मैं ये कर्ज़ अंचल का जो पार्ट मैंने कब्जाया मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर एक बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। यूक्रेन अपने जो लैंड खो चुका है उससे ज़्यादा लैंड वापस ले सकते हैं एंड ये हो सकता है दूसरा स्ट्रैटेजिकल रीजन। अब तीसरा और एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में बात किया जा रहा था, जो कार्सिक रीजन का सामने है, खालिना एयरबेस। मतलब अगर इस रीजन पर यूक्रेन अपना कब्जा जमा लेंगे तो उस खालिना एयरबेस से मोस्ट ऑफ द टाइम पर क्या करते हैं, रसिया ने अपना एयरजेट को यूक्रेन के अंदर भेज देते हैं एंड जो बड़े से बड़ा बॉम्ब्स है जो एयरजेट से गिराना होता है वो गिरा के आ जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर कुछ चोट पहुंचाया जाएगा रसिया को। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर है रसिया का कार्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 4th बिगेस्ट पावर प्लांट है। ठीक है, इसको कब्जा करने का सोच में है। ठीक है, एकदम सामने ही है उस रीजन का, तो उसको अपने कैप्चर में लेने का सोच में है यूक्रेनियन आर्मी। जिससे क्या होगा, जो यूक्रेन कहेंगे आप मेरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कब्जा करके बैठे हो, अब उसको छोड़िए तो मैं आपको ये छोड़ देंगे। ठीक है, वही बार्गेनिंग मैटर। तो ये हो सकता है यूक्रेन का स्ट्रैटेजिकल रीजंस इन सब स्टेप्स के पीछे। आप देखते हैं रसिया का क्या सोच है। अभी अगर आप रसिया की स्ट्रैटेजी की तरफ देखेंगे तो ये कार्सिक अंचल पर जो यूक्रेनियन आर्मी ने जाके कैप्चर किया, ये रसिया का ही प्लान था। ठीक है, क्योंकि रसियन आर्मी उसकी बात पोक्रोव्स्क जाके, ठीक है, ये पूरा अंचल कैप्चर कर लिया। मतलब यूक्रेन का स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गया एंड रसिया यही चाहता था। जो अगर पोक्रोव्स्क रसिया ने कैप्चर कर लिया, मतलब ईस्टर्न यूक्रेन का बहुत सारी एरिया रसिया ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, एंड सबसे बड़ा बात क्या है पता है, यहाँ पर एक हाईवे है, हाईवे T054 एंड यहाँ से यूक्रेन का बहुत सारी मिलिट्री बेस का कनेक्शन है। मतलब ये कनेक्शन हाईवे है। अगर इस शहर को रसिया ने कैप्चर कर लिया तो बहुत सारे मिलिट्री बेस को वीक कर दिया। एंड रिसेंटली न्यूज़ में आया था जो रसिया ने अपने जो कार्सिक अंचल पर, जहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी घुस गया, वहाँ पर लाखों की तादाद में बहुत सारी टैंकर मिलिट्री भेज रहा है। ठीक है, मतलब रसिया ने सोच समझ के ना इस अंचल पर एक गैप छोड़ दिया था। जो आप उस अंचल पर देखो, उस जगह पर देखो, आप घुस जाओ उसके अंदर, इस रीजन पर, मतलब ये पोक्रोव्स्क एरिया पर। ठीक है, यहाँ पर आपका पकड़ कम हो जाए एंड तब रसियन आर्मी जाके उस जगह को कैप्चर कर ले। ये था मिस्टर पुतिन का गेम पॉइंट एंड ये काम पे आ गया एंड यूक्रेन का पॉइंट बैकफायर कर गया। और एक दूसरा स्ट्रैटेजिकल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात समझने का कोशिश करो, ये वार लगभग 2 या 6 मंथ तक चल रहा है एंड जब ये वार का शुरुआत हुआ था, मिस्टर पुतिन ने बोला था ये तो 1 वीक का ऑपरेशन है, 1 वीक आप वेट करो, उसकी बात किए हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वार खत्म कर देंगे 1 वीक का। तो 1 वीक का वार आज 2 साल पार कर चुका है एंड 3 साल तक जा रहा है। तो रसिया का जो इंटरवर्ल्ड जनता है वो मिस्टर पुतिन से पूछ रहा है, आप तो काफी बोल रहा था 1 वीक का वार है, 1 वीक का गेम है, अब ये तो 3 साल जा रहा है, कर क्या रहे हो आप। ठीक है, एंड अगर आप दूसरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अभी के टाइम पे यूक्रेनियन आर्मी रसिया के अंदर घुस चुका है, तो रसियन लोगों के अंदर क्या सोच आएगा, जो भाई इतने सालों से वार चल रहा है, मिस्टर पुतिन क्या कर रहा है, इतना छोटा सा कंट्री जो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, जिसके पास इतना पावर नहीं है, उसको संभालने में एक वर्ल्ड का 2nd पावरफुल कंट्री को इतना साल लग रहा है। तो मिस्टर पुतिन का एक गेम पॉइंट क्या है, जो इसको कुछ हद तक इंटरवर्ल्ड आने दो एंड उसके बाद इसी बहाने में न्यूक्लियर वेपन यूज करो। अब देखो न्यूक्लियर वेपन यूज करने का काफी सारे डिक्ट्रेन होता है, रूल्स होता है। जैसा इंडिया का रूल्स है, नॉट फास्ट फॉर यूज। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे, मतलब कोई दूसरा एनिमी कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे, तो इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। ठीक है, आप रसिया क्या कह रहे हैं, रसिया की जो डिक्ट्रेन है, रूल्स है,
उस पर क्या कह रहे हैं, रसिया का अगर रीजनल एग्जिस्टेंस पर, सार्वभौमत्व पर कोई खतरा आए तो रसिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। रसिया आप क्या कहेंगे, तो देखो यूक्रेन हमारे अंदर घुस चुका है, यूक्रेन हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बन चुका है, तो हम इसीलिए अपने एग्जिस्टेंस बचाने के लिए यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बैक पॉइंट गेम है, जो उसको घुसने दो, फिर उसी चीज़ों को लेके इशू बनाओ, फिर उसी इशू को लेके न्यूक्लियर वेपन यूज कर दो। ये एक गेम पॉइंट हो सकते हैं मिस्टर पुतिन का, मगर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो करना होगा वो है पुतिन को अपने एलाइज को अपने ही सपोर्ट में लेके आना होगा। मतलब सबसे पहला बात, इंडिया जैसे एक एलाइज को अपने सपोर्ट में रखना होगा, चाइना को अपने सपोर्ट में रखना होगा, यूएन पर जाके बार बार अपना लीगल नोटिस को समझाना होगा। ठीक है, तब रसिया जाके एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। एंड ये बात आसान नहीं है, मतलब समझ रहे हो, इंडिया आपका कितना भी बड़ा फ्रेंड है, आप अगर न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे उसकी बात इंडिया चुप बैठ के रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया फिर भी कहेंगे यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, ऐसा कहेंगे इंडिया, ऐसा बात नहीं है। तब इंडिया खुल के बोलना ही होगा इंडिया को, तो देखो जो न्यूक्लियर वेपन आप यूज कर रहे हो वो सही नहीं है। एंड तब भी अगर इंडिया रसिया को सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो यूरोपियन अलायंस है, यूएसए जो हमारा एक इम्पोर्टेंट अलायंस है, तो उन सब का ट्रस्ट इंडिया के ऊपर हट जाएगा। ठीक है, और आप समझ सकते हो आज की टाइम पे फ्रांस हमारा कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, उसके साथ क्वाड, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वाड का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है यूएसए, इसीलिए हमें इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स में यूएसए को जरूरत है, हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई के लिए फ्रांस को जरूरत है। एंड मैं इन सारे अलाइज को किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिया भी रसिया के ऑपोजिशन पर शायद बोलने लग जाएगा, चाइना भी रसिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया। तो समझो मिस्टर पुतिन को जियोपॉलिटिकली कितने सारे गेम खेलना है। पुतिन को यूएन में जाके समझाना है, अमेरिका को जाके दिखाना है, तो देखो ये तो हम लीगली कर रहा है, हमारा जो डिफेंस रूल्स है उसका मुताबिक चल रहा है पूरा सारी सिस्टम। एंड इंडिया को अपने पास रखना होगा, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना होगा। मतलब जियोपॉलिटिकली ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड इतने साल वार चलने का बाद अगर रसिया के पास जियोपॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो भी कम हो जाए, वो भी डिक्रीज हो जाए, तो रसिया का इकोनॉमिकल सपोर्ट किस जगह में चले जाएंगे। कि इंडिया इतने सारे ऑयल खरीदते हैं, इंडिया अगर बंद कर दे, इंडिया कहे हम मिड ईस्ट ऑयल खरीदने लग जाएंगे, तो रसिया का हालत क्या होगा। ठीक है, मतलब आपके पास तो ऐसे भी यूरोप नहीं, लैटिन अमेरिका नहीं है, अमेरिका तो रसिया का ऑपोजिशन पर है तो कुछ एशियन कंट्री, अगर उन सारी कंट्रीज भी ऑपोजिशन में चले जाए तो एलाइज नाम पे रसिया के पास क्या रह जाएगा, सिर्फ चाइना। एंड चाइना के अंदर डिपेंडेंसी क्या हालत बनाते हैं ये मिस्टर पुतिन बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए मिस्टर पुतिन का ये एक धमकी है, समझ सकते हो, जो देखो हम डिक्टेरेंट चेंज कर रहा है, हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा एक धमकी है नाटो के सामने। तो देखो आप यूक्रेन को फंड कर रहे हो, अगर मैं डिक्टेरेंट चेंज कर रहा हूँ, अब मैं अगर कुछ कर दूं तो फिर आप कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा एक दिखावा है। तो देखना आप धीरे धीरे, मैं आपको एक पोस्ट दिखा रहा हूँ, इस पोस्ट पर देखिए मिस्टर पुतिन ने कह रहा है जो रसिया ने हमारे अंदर इंग्रेडिएंट्स कर गया, ठीक है, फिर भी हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब रसिया चाह रहा है इंडिया को एक पीस समिट ऑर्गेनाइज करे, उसके बाद सीज फायर हो जाए, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो जाएगा ये वार। एंड इसकी बात क्या ही रह जाएगा। एंड आप जो भी बोलो, ये 2 साल से ज्यादा वार में रसिया का आम जनता का एवरीडे लाइफस्टाइल में एक डीप इफेक्ट किया है। देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ, इनोवेशन, टेक्निकल ग्रोथ हर जगह में डाउनग्रेडेशन देखने के लिए मिल रहा है। रिसेंटली रशियन मिलिट्रीज का भी कमियां देखने के लिए मिल रहा था रसिया में। सो दैट ऐसा टाइम पर न्यूक्लियर वेपन यूज करके एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तैयार करना रसिया के लिए सही स्टेप नहीं होगा। फिर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का बात किया जा रहा था जो साइज में छोटा है, 1 टन का होते हैं एंड इम्पैक्ट कम होते हैं। रिलेटिवली जो हिरोशिमा नागासाकी में 15 टन वाला यूज किया गया था उससे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होते हैं। बट रियली न्यूक्लियर वेपन इज न्यूक्लियर वेपन। अगर ये वार न्यूक्लियर वार में बदल जाते हैं तो बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा।